हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो पीएचपी के जो लूप्स हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने वाइल लूप तक डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा डू वाइल। ओके, हमने कल पढ़ लिया था वाइल लूप के बारे में। उसको हम क्या बोल देते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लूप आता है, उसको हम डू वाइल लूप के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ आपको पॉइंट्स पहले भी समझाए थे कि डू वाइल लूप को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, बस आपने इसको एग्जिट लिखना है ना। इसको आपने क्या लिखना है? एग्जिट। एग्जिट कंट्रोल लूप हम इसको बोल देते हैं। किसको? जब हम बात कर लेते हैं डू वाइल लूप की। अब देखो एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं। कल मैंने जैसे आपको समझाया था कि हमारे पास क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं कि सबसे पहले क्या होगी, आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी जो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है इसको क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। और जो हमारे पास लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो वो लूप जो स्टार्टिंग में ही हमारी कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। जो हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है उसको हम बॉडी भी बोलते हैं। तो जो उस टाइप की लूप्स होती हैं, स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करते हैं, चेक होने के बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तभी वो बॉडी को एग्जीक्यूट करती हैं। अदरवाइज वो क्या करती हैं, बॉडी से बाहर चली जाती हैं। अगर फॉल्स होती है तो वो क्या करती हैं, बॉडी को छोड़ के बेसिकली वो लूप से ही बाहर चली जाती हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप बोल देते हैं। कि वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही चेक रखती हैं कि आपकी अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हम आपका बॉडी ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगी। पर डू वाइल क्या करता है, डू वाइल बोलता है कि मैं एटलीस्ट एक बार ना, ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है जब हम एग्जिट कंट्रोल की बात करते हैं, कि पहले जो हमारी बॉडी होती है वो एक टाइम एग्जीक्यूट होती है। सिंपल आप इसको नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास ना पहले जो हमारे पास बॉडी होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है ना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में हमारी जो बॉडी है वो एक टाइम क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद क्या किया जाता है, हम कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी चेक द कंडीशन, वी चेक द कंडीशन। ये किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डू वाइल की। इसको हम क्या बोल देते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। कि कंट्रोल है वो कहाँ पे चेक किया जा रहा है, जब हम एक बार किसी बॉडी को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है और हम उससे बाहर चले गए हैं, उसके बाद जाके हम फर्स्ट टाइम पे क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी जो हमारी कंडीशन है उसको हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमने एक बार बॉडी को चला दिया, उसके बाद हमने कंडीशन को चेक किया। अब इस टाइम पे अगर कंडीशन मेरी फिर से ट्रू होती है तब क्या होगा, तब फिर से मेरा जो बॉडी वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा, जो मेरा लूप है उससे हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। मतलब उससे हम क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। पर इसमें आप क्या ध्यान दे रहे हो, अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को समझा, आपने अंडरस्टैंड किया है, तो आपको क्या लग रहा है पता सर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस लूप को देखोगे, एग्जिट कंट्रोल लूप को या फिर डू वाइल लूप को, जिसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, सर यहाँ पे हमने एक बार तो बॉडी को एग्जीक्यूट कर ही दिया है। जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है उसको हमने एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही दिया है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था एंट्री कंट्रोल में, तो हमें पता है सबसे पहले सर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं एक तरफ एंट्री कंट्रोल वाले की, दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं एग्जिट कंट्रोल वाले की। तो एंट्री कंट्रोल में सर हमने सबसे पहले कंडीशन चेक की। कंडीशन अगर हमारी ट्रू हुई तभी हमने जो ब्लॉक ऑफ कोड था उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ब्लॉक कोड या फिर उसको आप बॉडी ऑफ कोड बोल सकते हो, उसको हमने चलाया। अगर वो कंडीशन फॉल्स थी तो हमने सिर्फ जो ब्लॉक ऑफ कोड था इसको चलाया ही नहीं, हम कहाँ चले गए, लूप से बाहर चले गए। इसका मतलब है हमने स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक की, उसके बाद हमने कंडीशन के आउटपुट के बिहाफ पे देखा कि हमें जो बॉडी ऑफ कोड है इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। अच्छा, एग्जिट कंट्रोल में सर आपने तो इसका जस्ट उल्टा कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने बॉडी को स्टार्टिंग में लिख दिया, बॉडी को आपने स्टार्टिंग में लिख दिया। एक बार बॉडी चल गई उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जाके आपने लास्ट में नीचे जाके कंडीशन को चेक किया, है ना। यहाँ पे जस्ट आपने उल्टा कर दिया। यहाँ पे तो हमने एंट्री वाले में क्या हमने किया, एंट्री वाले में सर हमने कंडीशन देखी या फिर कंडीशन यूज़ की, उसके बाद हमने ब्लॉक ऑफ कोड को
एग्जीक्यूट किया एज पर देयर क्राइटेरिया। अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं ट्रू है तो उससे वो बाहर चला जाएगा। पर एग्जिट कंट्रोल वाले में क्या होता है, उसमें सबसे पहले बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब बॉडी का जो भी कोड है, जो भी आपने इसमें लिखा होगा बॉडी कोड के अंदर, उसको हम एक टाइम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद क्या होगी, हमारी कंडीशन ट्रू होगी या फिर चेक होगी। और कंडीशन अगर चेक होगी, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, तब तो हम कहाँ चले जाएंगे, लूप से बाहर चले जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे हम यहाँ से, एग्जिट हो जाएंगे। पर अगर हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ट्रू होने के बाद फिर से आपको पता है आप क्या करोगे, बॉडी को फिर से एग्जीक्यूट करोगे, मतलब बॉडी की जो कोड है उसको आप फिर से चलाओगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, उन दोनों टॉपिक को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड किया है, तो आपको क्या लग रहा है पता, कि एंट्री कंट्रोल वाले में जो आपका कोड है वो रन होगा मिनिमम जीरो टाइम, कि मतलब जीरो टाइम, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तब वो रन ही नहीं होगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा उससे बाहर। तो रन टाइम कितना है इसका, जीरो है। जो मैंने आपको कल बॉक्स में लिखवाया था ना, बस वही चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब एग्जिट कंट्रोल में क्या है, एग्जिट कंट्रोल में रन टाइम कितना है, मिनिमम उसका वन है। अब यहाँ पे रन टाइम इसका वन क्यों बन रहा है, कल मैंने क्या बताया था आपको, कि जो हमारे एग्जिट कंट्रोल लूप होती है उसमें आपका जो रन टाइम होता है वो एक बार आता ही आता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपको समझ आ गया रन टाइम वन क्यों है, क्योंकि देखो बॉडी ऑफ कोड एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, क्योंकि कंडीशन हम बाद में चेक करते हैं। सबसे पहले हम जो बॉडी ऑफ कोड होता है उसको हम चलाते हैं, जो हमारे पास ये बॉडी ऑफ कोड है, हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, जो बॉडी ऑफ कोड है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। इसका मतलब है अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी है तब भी हमारा बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, ये बोलने का मतलब है। तभी इसका रन टाइम कितना होता है, मिनिमम इसका रन टाइम हमारा वन होता ही होता है। तो ऐसे करके आपने जो टॉपिक्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है वो उसका क्लियर हो गया होगा, कि होता है क्या है, वाइल लूप हमारा वर्क कैसे करता है, क्या इसका मैकेनिज्म रहता है। और देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अगर हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, वाइल लूप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, तो जैसे एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि जो हमारे पास वाइल लूप है या फिर डू वाइल लूप है, इसमें एंट्री और एग्जिट कंट्रोल हम किसको बोलते हैं। तो अब आप मुझे बता ही पाओगे कि सर एंट्री कंट्रोल कंट्रोल लूप हम उनको बोलते हैं जो स्टार्टिंग में चेक रखते हैं, और एग्जिट कंट्रोल लूप उनको बोलते हैं जो स्टार्टिंग में एक बार पास ऑन मतलब पास कर देते हैं, बाद में आगे जाके चेक करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप में। और ये आपको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करोगे तो आपको ये सारे कहाँ पे देखने के मिलेंगे, जैसे आप नॉर्मली जब आप वो यूज़ करते हो ना, ओटीपी वगैरह होता है, जब आप ओटीपी सेंड करते हो तो ओटीपी सेंड होने के बाद आपको जो स्क्रीन दिखती है आपकी, तो जैसे आप स्क्रीन देखते हो तो वहाँ पे जैसे आप ओटीपी डालते हो, वन टाइम ओटीपी डालते हो अपना, तो अगर ओटीपी ठीक है तब तो आगे प्रोसीड कर देता है, अगर ओटीपी फॉल्स है उसके बाद फिर से आपको उसी स्क्रीन पे वापस भेज दिया जाता है कि आपका ओटीपी क्या है, यहाँ पे गलत है। तो उस टाइम पे के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, डू वाइल का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब सर ये तो आपने बता दिया, इसको लिखने का तरीका क्या है, मतलब व्हाट इज इट्स सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है। तो देखो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं डू, उसके बाद हम क्या करते हैं, डू के अंदर देखो मैंने क्या बोला, डू के अंदर लिखते हैं हम ये वाला बॉडी ऑफ कोड, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ना, कि सबसे पहले हम एक बार बॉडी को लिखते ही लिखते हैं। तो बॉडी का जो भी कोड है हम वो कहाँ लिखते हैं, डू के अंदर लिखते हैं। तो सिंपल आप इसको ऐसे लिखते हो, ये हमारे पास क्या है, कोड की बॉडी है, यहाँ पे हम जो भी हमें कोड लिखना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास, क्योंकि हमने जब लूप्स पढ़े थे तो मैंने आपको तीन कंपोनेंट बताए थे। एक मैंने बताया था कि कोई भी लूप होता है उसका हमारे पास क्या होता है, काउंटर पार्ट होता है ना, काउंटर पार्ट होता है, या फिर उसको आप इनिशियलाइजेशन स्टेप भी बोलते हो। तो काउंटर पार्ट होता है। सेकंड आप क्या करते हो, कंडीशन चेक करते हो। देन आप थर्ड पार्ट में क्या करते हो, आप किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर उसको क्या करते हो, डिक्रीमेंट करते हो। तो ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं जब भी हम लूप्स की बात करते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमेशा कहाँ लगता है, कंडीशन जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है और बॉडी ऑफ कोड में वो, मतलब बॉडी ऑफ कोड हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का काम करते हैं। तो देखो मेरा बॉडी तो ये है, जो मेरा एग्जीक्यूट होगा बॉडी, एक्चुअल में कोड तो मेरा ये है। तो हम हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे कोड होगा, जो मैंने एग्जीक्यूट करना होगा वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। उसके जस्ट बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर मुझे वैल्यू को जो डिक्रीमेंट करना होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वाइल, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। जो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप समझाया ना, कि पहले हम बॉडी लिख देंगे पूरी की पूरी जो मुझे कोड एग्जीक्यूट करवाना है, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। तो वाइल के अंदर यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, कोई ना कोई हमारी हमारी कंडीशन यहाँ पे हम लिख देंगे, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा इसका एक तरीके से सिंटैक्स बन जाता है जब भी हम बात कर लेते हैं डू वाइल लूप की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा सर, हमें थोड़ा एक एग्जांपल बता दो कि अच्छा, या फिर हमें बता दो कि वर्किंग कैसे करेगा। तो वर्किंग के लिए मैंने जस्ट आपको पहले भी फ्लो चार्ट समझाया हुआ था कि कोई प्रोग्राम आपका चलेगा कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको स्टार्ट करोगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे। प्रोग्राम स्टार्ट होने के टाइम आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे मेन स्टेप क्या रहता है आपका, सर हम किसी ना किसी काउंटर को सेट करेंगे। काउंटर को आप क्या करोगे, सेट करोगे। विदाउट काउंटर सेट आप उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी। जब तक आप वैल्यू सेट ही नहीं करोगे तो आप वैल्यू में बढ़ाओगे और घटाओगे क्या, है ना। जब तक आप अपनी वैल्यू सेट ही नहीं करोगे तो आप चाहकर भी वैल्यू में बढ़ोतरी किस में करोगे, अगर आपको वैल्यू के बारे में पता ही नहीं होगा कि आपको किस वैल्यू को बढ़ाना है या फिर किस वैल्यू को कम करना है। तो वही है कि आपको काउंटर को पहले सेट करना पड़ता है। तो इस स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, इनिशियलाइजेशन बोल देते हैं। मैं आपको बार बार तब समझा रहा हूँ तो आपके आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाए। इनिशियलाइजेशन हम इस स्टेप को बोल देते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, काउंटर हमने सेट कर दिया, उसके बाद देखो डू कैसे काम करता है। डू सबसे पहले सर अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मेरी क्या आ जाएंगी, बॉडी का मेरा कोड आ जाएगा जो भी एग्जीक्यूट होना होगा। यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, यहाँ पे बॉडी कोड कोड जो क्या होगा हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, हमने काउंटर सेट कर दिया, सबसे पहले जो भी मेरे बॉडी के अंदर कोड होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो उसके अंदर मैंने वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है, वैल्यू मुझे किसकी बढ़ानी है, सर मुझे काउंटर की बढ़ानी है या घटानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंटर को हमारे अपडेट करूँगा। और अपडेट करने का मतलब है या तो उसकी वैल्यू में मैं क्या करूँगा, बढ़ोतरी करूँगा, या तो उसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा, मतलब कम करूँगा या फिर बढ़ाऊंगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट मैं करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आगे जाके यहाँ पे जाके सर मैं एक्चुअल में जो हमारी कंडीशन है उसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा। इस जगह पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन मेरी फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कंडीशन देखी नहीं देखी, मैंने सिंपल क्या किया, बॉडी ऑफ कोड को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद इन जो मेरे पास काउंटर वैल्यू वेरिएबल था या फिर काउंटर था, उसकी मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाके मैंने इस जगह पे जाके क्या किया, यहाँ पे मैंने कंडीशन को चेक किया। अब जैसे ही कंडीशन चेक होगी तो आप मुझे बताओ क्या चीज़ हो सकती है। तो सर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो फॉल्स का आपको पता ही है, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप कहाँ चले जाओगे, आप बाहर निकल जाओगे, एग्जिट हो जाओगे कहाँ, लूप से। अरे आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के केस में क्या होगा, ट्रू के केस में आपका सर फिर से क्या किया जाएगा, फिर से आपको बॉडी के ऊपर भेज दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे एक सेकंड लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ से आप फिर कहाँ पे चले जाओगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने के बाद फिर आप क्या करोगे, बॉडी ऑफ कोड को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, है ना। फिर तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका फिर से चलता रहेगा। बस आपने ये याद रखना है, डू वाइल में हमेशा एक बार, मतलब एटलीस्ट वन बार आपका जो कोड है या फिर बॉडी ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसके बाद जाके कंडीशन चेक होती है। तो ये हमारा लूप बन जाता है, कौन सा, डू वाइल लूप। अच्छा सर, इसका एग्जाम्पल बता दो एक हमें, कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे हमने कर लिया था ना, 1 से लेके 5 हमें प्रिंट करना है, तो वही ले लेता हूँ कि 1 to अगर हमें 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, इन वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कमांड बता दीजिए या फिर एग्जाम्पल बता दीजिए। तो वही हम ले लेते हैं, हमने PHP का कोड स्टार्ट कर दिया, लिखने का तरीका हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ कैसे हम लिखते हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, काउंटर अपना स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, अपना एक वेरिएबल ले लिया आई, उसके अंदर वैल्यू मैंने कर दी set 1। तो इसका मतलब है इस स्टेप में मैंने क्या कर दिया, मेरे कोड को या फिर जो मेरा काउंटर था उसको मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। डन, ये चीज़ हमारी खत्म होगी। क्योंकि जब भी आप लूप पढ़ते हो तो आपको 3 स्टेप हमेशा करने हैं। इनिशियलाइज आपको
करना है, उसके बाद आपको कंडीशन चेक करनी है, देन आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। ये 3 चेक तो हमारे मस्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डू की। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डू। तो डू के अंदर मैं सपोज कर लेता हूँ मुझे क्या करना है, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं सिंपल बोल देता हूँ यहाँ पे एको सिंपल मैंने कर दिया यहाँ पे नंबर, कि जो भी मेरे पास नंबर अभी प्रेजेंटली है आप उसको एटलीस्ट एक बार प्रिंट कर दो। नंबर आई आप उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और बी आर मैंने आपको कल भी बताया था, तो बी आर क्या होता है, बेसिकली अगर आपको ब्रेक करना है, ब्रेक मतलब अगर आपको जो जो बेसिकली आपको जो लाइन है वो इसके आगे जो भी लाइन आएगी वो नई लाइन में आएगी, इसको बोलते हैं ब्रेक। बी आर टैग हम बोलते हैं, मतलब न्यू लाइन में अगर आपका कोई भी सेंटेंस है वो अगली लाइन में आएगा तो उसके लिए आप एस टी एम एल में बी आर टैग का यूज़ करते हो। तो ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सिंपली मैंने क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। तो ये मेरा कौन सा हिस्सा बन गया, ये मेरा सर एक तो बॉडी बन गया। बॉडी में हमने क्या चीज़ कर दी, बॉडी में सर हमने यहाँ पे हमारी क्या कर दी, यहाँ पे हमने हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट भी हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वैल्यू को बढ़ोतरी में प्रिंट करना है। मुझे मुझे पहले 1 प्रिंट करना है, फिर मुझे 2 प्रिंट करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 प्रिंट करना है। तब मैंने इसको क्या किया, इंक्रीमेंट की वे में लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंडीशन चेक करूँगा। वाइल मैंने बोल दिया कि जो मेरी आई की वैल्यू है, जो मेरी मेमोरी है, उस मेमोरी में अभी मेरी वैल्यू कितनी है, जो मेरी रैम है, रैम के अंदर मेरी वैल्यू कितनी है अभी, अभी सर इसमें वैल्यू 1 है, जिसको मैंने नाम क्या दिया है, मैंने उसका नाम दिया है आई करके। आई करके मैंने उसका नाम दिया है रैम में। तो मैंने बोला कि जब तक मेरी वैल्यू 5 से छोटी या फिर 5 के बराबर ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, ये वाला जो मेरा बॉडी ऑफ कोड है, जो मेरा बॉडी का जो कोड है ना, जो बेसिकली ये वाला कोड है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है बार बार। तो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा जब तक डॉलर आई इज लेस देन, या तो छोटा या तो बराबर किसके, मेरे 5 के। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 तक वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर मुझे 100 तक करनी होती तो मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे 100 लिख देता 5 की जगह। और ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, इस कंडीशन को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और देन लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली जो हमारा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पीएचपी को क्लोज करना पड़ेगा। तो पीएचपी को मैंने यहाँ पे ऐसे करके क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ऐसे करके जो आपका पूरा का पूरा एक कोड है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो होगा क्या, जब आपका कोड चलेगा, है ना जी, अब आपका कोड चलेगा तो आउटपुट कैसी आएगी। देखो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, जब आपका एक बार कोड चलेगा तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगा नंबर। ये जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले कैसे चलेगा प्रोग्राम, प्रोग्राम आएगा ऐसे ऊपर से। अच्छा आई आई मतलब आपकी मेमोरी में कितनी वैल्यू पड़ी है, 1 वैल्यू पड़ी है। अच्छा ठीक है, उसके बाद कोई कंडीशन है, कंडीशन तो है नहीं, कंडीशन के बाद सीधा क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पे एक कंडीशन के बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ ब्लॉक में क्या है, बॉडी के कोड में क्या है, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा है आप प्रिंट कर दो किस चीज़ को, नंबर के आगे, मतलब नंबर आप प्रिंट करो। और एक मैंने दे दिया है डॉलर आई की मेमोरी, आई के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर दो। तो इस टाइम पे मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगी, मुझे आउटपुट मिलेगी नंबर। नंबर के आगे कितना है मेरे आई, आई में वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो मुझे क्या प्रिंट होके मिल जाएगा, मुझे 1 वहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा कंप्यूटर की वे में रखूँ तो आपको पहले आउटपुट क्या मिल जाएगी, पहले आपको आउटपुट मिल जाएगी नंबर और 1। फिर क्या होगा, जो आपकी आई की वैल्यू है इस वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। जब भी मैं आई प्लस प्लस लिखता हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आई की वैल्यू में 1 की बढ़ोतरी कर रहे हो। अब आप मुझे खुद बताओ, आपकी जो मेमोरी है उसमें आई की वैल्यू कितनी है, 1। जो आपकी आई है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। अगर आप एक में एक प्लस कर दोगे, मतलब 1 में कितना करोगे, 1 प्लस कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जहाँ पे आई की वैल्यू पहले कितनी थी, सर पहले वैल्यू इसकी 1 थी, इसकी जगह वैल्यू कितनी अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी।
वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या होगी, इस टाइम पे हमारी वैल्यू क्या होगी, इस स्टेप तक हमारी वैल्यू में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। आई की वैल्यू 1 से कितनी होगी, 2 होगी। अब फिर से क्या होगा सर, फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अब आप मुझे खुद बताओ कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखो बराबर तो नहीं होता है पर छोटा तो होता है। हाँ जी सर, छोटा होता है। छोटा होता है तो फिर से आपको क्या बोला मैंने, आप कहाँ पे जाएंगे, फिर से आप बॉडी ऑफ कोड में चले जाएंगे, मतलब डू के पास चले जाएंगे सीधा। तो बॉडी ऑफ कोड क्या आपका, ये वाला। तो इससे सबसे पहले फिर से क्या होगा, नंबर। नंबर यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा, नंबर प्रिंट हो गया। देन अच्छा, आई सर, डॉलर आई मतलब आई जो मेमोरी है उसके अंदर जो डाटा है वो कितना है। अच्छा सर, करंटली अभी कितना डाटा है, अभी सर 2 डाटा है यहाँ पे, है ना, 2 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे रैम के अंदर। हाँ जी सर 2 है। तो यहाँ पे कितना प्रिंट होके आ जाएगा, 2 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही स्टेप रहेगा, आई की वैल्यू में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मतलब अगर हम बात कर लेते हैं आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, आई में, आई की वैल्यू में क्या करेंगे, 1 की बढ़ोतरी कर देंगे। तो आई की सर अभी वैल्यू कितनी है, सर अभी वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। 2 प्लस 1, तो मतलब आई की नई वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 हमारे पास बन जाएगी। इसका मतलब है सर, जहाँ पे हमारी पहले मेमोरी में वैल्यू 2 थी, वो अब अपडेट होके कितनी बन जाएगी सर, वो हमारी 3 बन जाएगी। जैसे 3 बन गई, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप सर फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। तो कंडीशन चेक करेंगे फिर से वही, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। 3 5 ये बराबर तो नहीं है पर छोटा तो है ना, ऑब्वियसली सर ये कंडीशन क्या होगी, फिर से ट्रू होगी। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हम फिर से कहाँ चले जाएंगे, बैक टू बॉडी ऑफ कोड में चले जाएंगे। और बॉडी ऑफ कोड में फिर से हमने क्या लिखा है, एको नंबर। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर। और नंबर क्या है कि हमें क्या प्रिंट करना है, हमें बेसिकली जो मेमोरी का डाटा है उसको हमें प्रिंट करना है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, आई की नई वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेमोरी के अंदर, सर 3 है। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 3 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऐसे करके जो आपका लूप है वो बार बार चलता रहेगा। और यहाँ पे नंबर 4, फिर यहाँ पे नंबर 5 तक क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन एक और बनेगी, जब आपकी मेमोरी में वैल्यू, जब आपने ना 5 आप प्रिंट कर दोगे, जब आपने लास्ट जो अपना लूप चलाओगे, जब नंबर कितना प्रिंट हो जाएगा, 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो 5 प्रिंट होने के बाद जब आई की वैल्यू आपकी 5 होगी, तो 5 में 1 की जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। तो जैसे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तब आप मुझे खुद बताओ, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ना तो 6 5 से छोटा होता है, ना तो उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, इस टाइम पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या होगी, लूप से बाहर चली जाएगी, तो एग्जिट हो जाएगी लूप से। तो इसका मतलब है फाइनल मुझे प्रिंट क्या आएगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ये मुझे वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके दिख जाएगा। ऐसे करके जो आपका डू वाइल लूप है वो वर्क करता है। अब समझ आ गया, इसको हम एक तरीके से एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मर्जी कोड हो, अगर आपकी कोई कंडीशन गलत भी है ना, तब भी ये एक ना एक बार आपका कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक फिर से मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ पीएचपी का ही। मैंने क्या करते हैं यहाँ पे पीएचपी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मैंने सिंपल लिखा डॉलर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6। आई की वैल्यू मैंने 6 कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया डू, यहाँ पे कर दिया एको, ठीक है, एग्जीक्यूट द वैल्यू, या फिर एग्जीक्यूट द बॉडी। सिंपल कर दिया कि बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट द बॉडी 1, ठीक है, 1 टाइम इफ कंडीशन इज फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, एक मैसेज लिख दिया कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तब भी मेरा जो डू है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या देनी है, कंडीशन देनी है, वाइल मैंने कंडीशन दे दी कि जो मेरे पास डॉलर आई है वो क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन किससे, डॉलर आई हमारे पास बड़ा है किससे, मान लेते हैं 10 से। ऐसे करके मैंने क्या किया, या फिर इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 10 यहाँ पे कर दिया। कि जो हमारे पास आई की वैल्यू है या तो वो 10 से बड़ी है या तो वो क्या है 10 के बराबर है। तब क्या होगा, तब तक आप क्या करो, इस कंडीशन को क्या करो, इसको बार बार एग्जीक्यूट करते रहो। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया पीएचपी को। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले आप खुद मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे सर मेरी जो रैम के अंदर वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी सर, 6 हो जाएगी, है ना। आई हमने उसको नाम अपना दिया है प्लस, पर एक्चुअल में
उसके डाटा कितना होगा उसके अंदर, उस मेमोरी के अंदर डाटा कितना होगा सर, 6 होगा। 6 होगा। उसके बाद क्या होगा, जब हमने डू लगाया तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो ये मतलब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार क्या आ जाएगा, ये जो पूरा मैंने लिखा ना एग्जीक्यूट, ठीक है, द बॉडी टाइम इफ कंडीशन इज फॉल्स, ऐसे करके एक बार पूरा वन टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे 6 है। तो आप मुझे खुद बताओ, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्या 6 10 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है? ऑब्वियसली सर नहीं होता, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या हो जाएगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा, मतलब लूप से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। समझ आ गया कि इसमें क्या हुआ, पहले वाले तो चलो हमने कंडीशन ठीक लगाई थी तो उसने उसको बार बार एग्जीक्यूट किया, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही कंडीशन फॉल्स होगी। पर कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी उसने एक टाइम तो उसका जो बॉडी ऑफ कंटेंट था उसको क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था। तभी हम इसको क्या बोल देते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। डन। तो ऐसे करके आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास लूप आता है, वो हमारे पास कौन सा बन जाता है, फॉर लूप हमारे पास बन जाता है। अब देखो फॉर लूप में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फॉर लूप को भी हम वही अगर हम बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप का लूप आ जाता है, तो ये भी हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप आ जाता है। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जस्ट वही सारी चीज़ें रहती हैं कि एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप हम इसको बोल देते हैं। बाकी इसमें भी वही 3 स्टेप रहते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास लूप होता है उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है ना, इनिशियलाइज करना पड़ता है। देन हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है। देन हमें क्या करना पड़ता है, उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना पड़ता है। इंक्रीमेंट या फिर आप क्या करते हो, डिक्रीमेंट करते हो किसमें, जो आपका काउंटर वेरिएबल होता है। ये आपने नोट करना है। अब देखो फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं, हमेशा हर एक लूप का ना पता होता है कि हम उस लूप को कब यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था ना, एक टेबल की फॉर्म में, कि हर एक लूप को यूज़ करने का अपना तरीका होता है, मतलब उसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पहले से ही पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं जब हमें हमें नॉन होता है, मतलब हम पता होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जब हम नॉन होते हैं। ठीक है, नॉन किसके रिगार्डिंग, नॉन रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, या फिर हाउ मेनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, रिगार्डिंग द हाउ मेनी टाइम्स द सेड लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो बेसिकली वही है कि हमें क्या होता है, हमें पता होता है किस चीज़ के बारे में, कि जो हमारा लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कि वो 10 बार चलेगा, 100 बार चलेगा, 50 बार चलेगा। उसके बारे में अगर हमें पता होता है, उस टाइम पे हम कौन से लूप का यूज़ करते हैं, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास। तो सिंटैक्स आपने सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे आपने लिखना है फॉर, फॉर के आगे आपका आ जाएगा इनिशियलाइजेशन का स्टेप। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना काउंटर वेरिएबल सेट करेंगे, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आप यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे क्या देंगे, कंडीशन देंगे। उसके बाद फिर से सेमी कॉलन। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। ये आपका क्या बन गया, फॉर लूप का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर फॉर लूप के अंदर जो उसका बॉडी आएगी, तो बॉडी ये हमारे पास आ गई। ये हमारे क्या हिस्सा आ गया, कि हमारे पास आ गया बॉडी ऑफ कोड, या फिर कोड बॉडी, है ना, जैसे आपको ठीक लगता है आप इसको लिख सकते हो, बॉडी, या फिर इसको आप इससे बोल सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंटैक्स बन गया किस चीज़ का, हमारी फॉर लूप का। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है,
सबसे पहले हमें हमारा लूप इनिशियलाइज होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक होने के बाद देखो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, स्टेप नंबर 1 आप काउंटर वेरिएबल सेट करेंगे, फिर आप कंडीशन को चेक करेंगे। अगर क्योंकि कंडीशन क्यों चेक करेंगे कि फॉर लूप क्या है हमारे पास सर, एंट्री कंट्रोल लूप है, ये विदाउट चेकिंग आपके बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे, फिर कंडीशन चेक करोगे, देन आप क्या करोगे, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तब बॉडी ऑफ कोड को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास काउंटर वेरिएबल था उसमें हम क्या करेंगे, या तो इंक्रीमेंट करेंगे या तो हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा, अगर ट्रू हुआ तभी होगा ये, है ना, ट्रू होने पे थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा। फोर्थ स्टेप हमारा क्या रहेगा, उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना। उसके बाद फिर से वही चीज़ चलेगी, फोर्थ के बाद फिर से हमारा फिफ्थ स्टेप, सॉरी फोर्थ के बाद फिर से हमारा कौन सा चलेगा, कंडीशन वाला चलेगा स्टेप। तो ये फिफ्थ हो जाएगा। ऐसे करके जो आपका लूप है वो पूरा का पूरा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। समझ आ गया, ऐसे करके आपका ये जो है सिंटेक्स है वो वर्क करता है, या फिर जो आपका फोर लूप है वो वर्क करता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, नोट कर लेनी है। अब देखो अगर सिंपल, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फोर लूप का, तो अगर मैं PHP का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, तो मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ सेम ही, कि आपको क्या करना है, एक से लेकर अगर 5 तक ना वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। सेम एग्जांपल रखते हैं अलग अलग लूप्स में, ताकि आप जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो वही आ गया, हम सिंपल करते हैं, PHP से हमने स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने कर दिया। अब देखो जैसे मैं पहले बार बार हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे इनिशियलाइज कर रहे थे ना, $i = 1, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा था, इनिशियलाइज करना पड़ रहा था। पर अगर आप फॉर लूप को ध्यान से देख रहे हो, अगर आप फॉर लूप को अगर ध्यान से अगर आपने देखा है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि सर फॉर लूप में तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन है, तो मुझे इसको बाहर लिखने की क्या जरूरत है। तो हाँ ठीक सोच रहे हो आप, तो यहाँ पे आप सीधा ही फॉर लूप स्टार्ट कर दो, फोर, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया कि मेरा जो वेरिएबल है या फिर मेरा काउंटर है वो कितना है, मेरा 1। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या कर दिया, कंडीशन दे दी, तो वही कंडीशन दे देता हूँ, i > 5। मतलब मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक जो मेरी वैल्यू है वो 5 के बराबर या फिर 5 से छोटी है, तब तक मेरा लूप चलेगा। फिर मैंने क्या कर दिया, उसी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, i++ मैंने कर दिया। फिर लास्ट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉडी ऑफ कोड लिख दिया, और बॉडी में मैंने क्या लिखना था, सिर्फ एको मुझे क्या प्रिंट करके दो, एक तो मुझे लिख दो यहाँ पे नंबर, और नंबर क्या आप मुझे प्रिंट कर दो, जो भी डाटा है वो मुझे प्रिंट कर दो। और यहाँ पे मैंने कर दिया BR टैग का यूज़, ताकि जो भी डाटा है वो अलग अलग नई नई लाइन में आए, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, BR टैग का यूज़ करते हैं। देन हम क्या करेंगे, PHP हमने स्टार्ट की है, तो PHP को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ऐसे करके देखो मैंने सिंपल सा एक फॉर लूप यहाँ पे बना दिया। अब जब ये हमारा फॉर लूप चलेगा तो कैसे चलेगा, जो हमने स्टेप डिस्कस किया ना बस वैसे ही चलेगा। जैसे सबसे पहले इनिशियलाइज हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगी, आप मुझे खुद बताओ, 1 > 5। तो ये कंडीशन क्या है, हमारी ट्रू है, क्योंकि 1 5 से हमारा छोटा होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास कौन सा कोड चलेगा, सर ये हमारा कोड एक टाइम चल पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब ये चला तो इसने प्रिंट कर दिया नंबर। अब आप मुझे खुद बताओ, आई की करंट वैल्यू कितनी है, आई की करंट वैल्यू सर हमारे पास कितनी है। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आई की मेरे पास करंट वैल्यू कितनी है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे प्रिंट कितना हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर 1 मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू में बढ़ोतरी करते हैं। तो आई की वैल्यू 1 से अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे 2 हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन फिर से 2 > 5। अब 2 5 के बराबर तो नहीं है, पर 5 से छोटी तो है ना 2 की वैल्यू। तो इसका मतलब फिर से हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम पे हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी। तो हमने क्या करना है, फिर से बॉडी ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर लेना है। तो यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा, नंबर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन फिर से क्या होगा, फिर से हम वैल्यू को बढ़ोतरी करेंगे, है ना, इंक्रीमेंट करेंगे। बस वही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, बस आपको रिपीटेशन देखनी है कि वो चल कैसे रही है। जैसे बॉडी ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट होने के बाद 2 की बाद वैल्यू अगली कितनी बनेगी, 3 हमारे पास वैल्यू बनेगी, आई की वैल्यू नई नई कितनी बनेगी, 3 बन गई। जैसे वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, देन हम फिर से क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। तो कंडीशन जैसे आपने चेक करी, तो 3 > 5। तो 3 ऑब्वियसली छोटा होता है 5 से, तो फिर से ये कंडीशन क्या होगी, थर्ड टाइम पे भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर, यहाँ पे 3।
तो ऐसे ऐसे करके ये कंडीशन मतलब बार बार चलती रहेंगी जब तक हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो जैसे हमारा नंबर मान लेते हैं कि ट्रू हो गया 4 के लिए भी, ट्रू हो गया वो 5 के लिए भी, पर जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट टाइम हमने जब इंक्रीमेंट कर दिया, मान लेते हैं यहाँ तक हमने 5 को प्रिंट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम जैसे हमने आई की वैल्यू में बढ़ोतरी की, आई की करंट वैल्यू मान लेते हैं 5 थी, और 5 के बाद आई की नई वैल्यू कितनी बनेगी, 6 बन गई। तो 5 से वैल्यू कितनी वो कन्वर्ट होगी, 5 से वो वैल्यू 6 में वो कन्वर्ट होगी। तो जैसे वो 6 में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन चेक की जाएगी। यहाँ पे स्टेप पे क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो आप बोलेंगे कि सर ये कंडीशन क्या है, हमारी फॉल्स है, ना तो 6 5 के बराबर होता है, ना उसके छोटा होता है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, इससे बाहर हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम द लूप। क्या हो गया, लूप से वो बाहर निकल गया। तो ऐसे करके जो आपका फॉर लूप होता है उसमें हम जो मतलब एग्जीक्यूशन होती है वो ऐसे ही वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं, कैसे ये वर्किंग कर मतलब कैसे ये वर्क करता है। ऐसे ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है ना फॉर लूप के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फॉर लूप और डू वाइल के बारे में पूछी जाती हैं, तो इसको भी आपने नोट कर लेना है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट और जो शायद लास्ट बचता है हमारे पास कौन सा है, फॉर ईच, हम उसको लूप बोलते हैं। एक हमारे पास बन जाता है फॉर ईच, फॉर ईच लूप हमारे पास बच जाता है। अब देखो फॉर ईच लूप हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमेशा मैंने आपको पहले लिखवाया भी था बॉक्स की फॉर्म में, जो समरी थी, इंपॉर्टेंट डाटा था। तो फॉर ईच हम लूप यूज़ करते हैं जब हम बात कर लेते हैं एरेज की, एरे की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, जैसे हमने पहले क्लासेस में किया हुआ ना, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाने हैं या फिर किसी एरे के ऊपर लूप चलाने हैं, तब हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर ईच लूप का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लूप होता है ना। ये बेसिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर जाता है, और हमें कोई मतलब काउंटर या इंडेक्स मैन्युअली मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये नोट करना है कि जो हमारे पास फॉर ईच लूप होती है, ये ना ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्योंकि मैंने आपको ये लिखवाया ही था कि बाकी सारे मैनुअल हैं, पर फॉर ईच क्या है, ऑटोमेटिकली है। अब ऑटोमेटिकली होने का मतलब क्या है कि ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे पास एरे के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एरे का जो भी डाटा होता है, उसको ये क्या करता है, बेसिकली उसके ऊपर ना ऑटोमेटिकली मैनेज करता है उसको, है ना। एरे के डाटा को क्या करता है, या फिर एरे के डाटा का जो इंडेक्सिंग होती है उसको ये करता है, ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ऑटोमेटिकली क्या करता है, मैनेज करता है ना। अब कई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि सर एरे क्या होता है, ये क्या होता है। वैसे मैंने आपको एरे पहले भी समझाया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ जो सिमिलर काइंड ऑफ डाटा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एरे हम बोल देते हैं। तो ऑटोमेटिकली एरे के डाटा को या फिर एरे के इंडेक्सिंग को ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप का हम यूज़ करते हैं। अवश्य आपने याद रखना है कि ये बेसिकली ना डाटाबेस के जो रिजल्ट्स होते हैं या फिर लिस्ट होती हैं या फिर मेनूज होती हैं, अगर हमें उसको डिस्प्ले करना होता है ना, तो सबसे बेस्ट लूप हमारे पास कौन सा होता है, फॉर ईच लूप होता है ना। जैसे आपके पास कोई भी डाटाबेस है, इन फ्यूचर जैसे आप यूज़ करोगे ना, तो आप चाहते हो कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जीआरटी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपको उन सभी का डाटा देखना है या फिर उनको एक बार चेक करना है, तो उसके लिए आप कौन सा लूप यूज़ करोगे वेब सर्वर में, आप उसमें फॉर ईच लूप का क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली यूज़ की जाती हैं, तो उनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। अच्छा सर, इसको लिखने का तरीका क्या है या फिर सिंटेक्स क्या है, अगर इतना ये स्पेशल है तो इसका कोई ना कोई तो सिंटेक्स होगा ही ना। तो सिंटेक्स आपने नोट करना है। देखो अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो एक आपने नोट करना है, जब आपका इंडेक्स्ड एरे होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि इंडेक्स्ड एरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। अब यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो काइंडली वो इंडेक्स एरे को फिर से देख लें। तो इंडेक्स एरे का जो सिंटैक्स होता है, उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर ईच, देन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरे होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो एरे एज वैल्यू, ऐसे करके हम लिखते हैं। देन उसके अंदर जो उसका कोड होता है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, इंडेक्स्ड एरे को क्या करते हैं, इंडेक्स एरे का फॉर ईच का हम कोड लिखते हैं। फिर हमारे पास सर दूसरा कौन सा आता है, दूसरा हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव एरे का, क्योंकि ये सारे कोड ना कहीं पूछे गए हैं।
तो एक हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव एरे का कोड। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच। फॉर ईच के आगे आप क्या करते हो कि जो आपके पास एरे है, एरे को आप एज अ की यूज़ करते हो। ठीक है, एरे एज की, और की क्या वैल्यू है वो आप ऐसे इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंबल नहीं लिखा है, इसको सिंबल को नोट कर लेना आप। क्योंकि जो भी हमारे पास मेमोरी होती है उसको इम्प्लीमेंट या फिर कोई भी वैल्यू होती है उसको दिखाने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू, फिर आप क्या करते हो, इस लूप का जो कोड होता है उसको आप यहाँ पे लिख देते हो। तो ऐसे करके जो आपका बेसिकली एसोसिएटिव एरे होता है उसका हमारा सिंटैक्स ये वाला होता है, नीचे वाला। और वहीं अगर आप बात कर लेते हो इंडेक्स्ड एरे का, तो उसका जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी होती हैं, आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि मतलब कैसे कोई चीज़ वर्क करती है, कैसे कोई चीज़ होगी, कैसे कोई चीज़ नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। अच्छा, अगर हम इसका थोड़ा एग्जांपल देख लें, किस तरह, मैं थोड़ा एग्जांपल बता दो। ये मैक्सिमम चीज़ें ना प्रोग्रामिंग की आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझ आती हैं। तो हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, हाँ ऐसे कर लेते हैं, कोई फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक फ्रूट्स एरे को प्रिंट करना है। सिंपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक फ्रूट्स का एरे पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। तो मैं सिंपल PHP का कोड ले लिख देता हूँ यहाँ पे। PHP आ गया हमारे पास। देन हमने क्या कर दिया, एक एरे बना दिया फ्रूट्स नाम का, और उसमें मैंने वैल्यूज़ डाल दी। सबसे पहले मैंने डाल दिया एप्पल। ठीक है, एप्पल आ गया। और देन आप कुछ भी लिख सकते थे, मैंगो आ गया। देन आप ले सकते हो बनाना आ गया, है ना, बनाना आ गया। इसके अलावा और किसी का कोई फेवरेट है, जैसे कोई बोलेगा सर मुझे अंगूर पसंद है, तो यहाँ पे ग्रेप्स आ गए। देन कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ पे हाँ ऑरेंज रहेगा, तो यहाँ पे हम ऑरेंज भी मेंशन कर देते हैं। तो ये आगे हमारे पास जो मेन मेन फ्रूट्स होते हैं, हमने यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, एक एरे को यहाँ पे बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यूज़ कर लेते हैं इंडेक्स्ड एरे का। तो यहाँ पे सिंपल फॉर ईच, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे जो एरे है वो कौन सा है, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम सर हमारा फ्रूट्स है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉलर फ्रूट्स, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, एज फ्रूट। ठीक है, एज फ्रूट, कि आप उसको क्या करो, सिंगल सिंगल एंटिटी की तरह हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट आप क्या करोगे, बेसिकली आप प्रिंट कर सकते हो एको, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्रूट का नेम। देन व्हाट इज़ द वैल्यू, जो फ्रूट की वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर फ्रूट। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, सिंपल एक, और यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ, ताकि हर एक जो मतलब फ्रूट है वो नई लाइन में आएगा। ओके, ऐसे करके मैंने सिंपल एक फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप है वो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। और लास्ट में PHP मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो PHP मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको बंद भी करना पड़ेगा। तो अब देखो इसकी आउटपुट क्या आएगी, है ना, इसकी आउटपुट क्या आएगी। देखो, अगर आप बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब आपका फर्स्ट टाइम ये कोड चलेगा, तो फर्स्ट टाइम जब ये कोड चलेगा तो इंडेक्स ज़ीरो की कितनी वैल्यू है, कि जब आप एरे पढ़ते हो तो एरे में आप क्या पढ़ते हो, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी। जब भी आप एरे पढ़ते हो तो एरे में जब भी कोई डाटा स्टोर किया जाता है, उसमें हम इंडेक्सिंग पढ़ते हैं। जो ये नीचे आप देख रहे हो ना वैल्यू, एक्चुअली में आप नॉर्मली कैसे बोलते हो कि ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। पर कंप्यूटर में हमेशा जो काउंटिंग होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और इसी को अगर हम एरे में पढ़ रहे हैं, है ना, एरे हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है, एरे जहाँ पे हम एक सिमिलर टाइप का डाटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे जो नीचे की जो वैल्यूज़ होती हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, इंडेक्सेस बोल देते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस या फिर इंडेसिस भी हम बोल देते हैं। तो ज़ीरो किसको बताएगा, कि जो हमारे पास फर्स्ट डाटा है, तो फर्स्ट डाटा मेरे पास क्या है, एप्पल। तो ज़ीरो किसको बता रहा है, ज़ीरो एप्पल को बता रहा है। वन किसको बता रहा है, वन मैंगो को बता रहा है ना। और टू किसको बता रहा है, टू बनाना को बता रहा है। वैसे ही थ्री हमारा ग्रेप्स को बता रहा है, और फोर हमारा किसको बता रहा है, ऑरेंज को बता रहा है। मतलब टोटल मेरे पास तो 5 वैल्यूज़ हैं। तो उनको लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, या फिर उनको मतलब
एक तरीके से दिखाने के लिए या फिर उनको ढूंढने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। और इंडेक्सेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो डाटा है वो क्या है, एप्पल। तो एप्पल का इंडेक्स कितना है, एप्पल का इंडेक्स हमारे पास 0 है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो फॉर ईच है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है हमारे इंडेक्सेस को। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी ऊपर कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एरे के जो डाटा होता है उसकी इंडेक्सिंग को ऑटोमेटिकली मैनेज करने का काम करता है। हमें इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखिएगा कि जो आपकी फ्रूट की वैल्यू है ना, जो आपकी फ्रूट की वैल्यू है वो कितनी है, कि एलिमेंट नंबर 0 है उसमें फ्रूट की वैल्यू कितनी है। तो फ्रूट की वैल्यू सबसे पहले कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब ये देखेगा फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स को आप क्या कर रहे हो, एज अ फ्रूट ट्रेड कर रहे हो, मतलब एक अलग मेमोरी में आप दिखाने का काम कर रहे हो। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको फ्रूट को यहाँ पे प्रिंट किया है। मतलब हो क्या रहा है कि जो फ्रूट्स है उसको मैं एक एक बार चेक कर रहा हूँ, एक एक बार मैं क्या कर रहा हूँ उसको चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने किसको चेक किया, एप्पल को। जिस मैंने एप्पल को चेक किया तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा मेरे यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट। और फ्रूट नंबर 1 कौन सा था जिसको मैंने चेक किया, क्योंकि यहाँ मैंने क्या बोला, डॉलर फ्रूट। जो इसको मैं चेक कर रहा हूँ उसकी एक कॉपी मेरी यहाँ पे स्टोर कर दो, फ्रूट के अंदर मुझे यहाँ पे स्टोर कर दो। तो फ्रूट के आगे मैंने क्या किया, इसी फ्रूट को क्या किया मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। फ्रूट के अंदर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट फ्रूट मेरा कौन सा है, यहाँ पे एप्पल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। देन मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रूट है, अगर मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है यहाँ पे, मैंगो, है ना। तो यहाँ पे एक टाइम पे हमारा फ्रूट प्रिंट हो गया, फिर से ये नेक्स्ट टाइम फिर से इसी लूप में जाएगा, फिर से चेक करेगा कि नंबर 0 तो हो गया, तो नंबर 1 पर कौन सा है, नंबर 1 पर हमारे पास कितना है, हमारे पास मैंगो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, फ्रूट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, मैंगो। ठीक है, जैसे हमने एरे पढ़ा ना उसमें, सॉरी, जैसे हमने फॉर लूप पढ़ा ना, कि सबसे पहले क्या किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, मतलब उसके डाटा को देखा जा रहा है। देखने के बाद क्या कर रहा है कि जो वैल्यू है, जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जा रहा है। ये हम नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो फॉर ईच लूप होती है ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को करती रहती है। जैसे हमने फॉर लूप में देखा ना, हमें जो वैल्यूज़ थी, हमें जो इंक्रीमेंट था उसको हमें लिखना पड़ रहा था, उसको हमें मैन्युअली करना पड़ रहा था, है ना, ये हम मैन्युअली कर रहे थे। पर जब हम फॉर ईच की बात करते हैं ना, तो ये इसको ऑटोमेटिकली करता है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपको ये चीज़ समझनी होती है, जब आपने एक बार एक एलिमेंट को देख लिया, एक बार फ्रूट को आपने देख लिया, तो उसने फ्रूट को, और मैंने यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट भी कर लिया, तो फ्रूट मेरा एप्पल यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से इसने देखा कि अभी तक मेरा जो एरे है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि एरे मेरा कहाँ तक है, ऑरेंज तक है मेरा डाटा, यहाँ तक, मतलब मेरा जो मेमोरी है उसका जो डाटा है वो ऑरेंज तक प्रेजेंट करता है। पर अभी तक मैंने सिर्फ पहला डाटा ही देखा है। तो फिर सेकंड डाटा को देखा जाएगा, तो सेकंड डाटा क्या था, मैंगो। तो मैंगो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मेरा थर्ड डाटा देखा जाएगा, तो थर्ड डाटा मेरा कौन सा है, ऑरेंज है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्रूट, और यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज, ऐसे करके। फिर फोर्थ टाइम फिर देखा जाएगा ग्रेप्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रूट, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेप्स। देन लास्ट टाइम फिर से देखा जाएगा 5वें नंबर पे ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑरेंज प्रिंट होके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से ये चलेगा, इसके आगे तो कोई है ही नहीं, डाटा है ही नहीं, तो इसका मतलब है फिर यहाँ से ये लूप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एग्जिट हो जाओगे आप कहाँ से, लूप्स के बाहर। ऐसे करके जो आपका जो जो ये एरे है ना, जो बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल है वो ऐसे वर्क करता है। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके डाटा कितना है, और आप उस डाटा को कैसे एक तरीके से देख रहे हो, ट्रावर्स कर रहे हो। टेक्निकल टर्म है ना, जब भी आप किसी डाटा को देखते हो ना, तो उसको बोला जाता है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग मतलब आप क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो हर एक डाटा को, ठीक है, विजिटिंग ईच डाटा, ठीक है, ईच डाटा ऑफ एन एरे, उसको हम क्या बोल देते हैं टेक्निकल टर्म में, ट्रावर्स करना। तो ये भी छोटा पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे करके जो आपका ये एरे होते हैं वो वर्क करते हैं, तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। अगर हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं इसमें से, तो वो देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको नोट करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसी का ही है इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेना। इसको आपको मैं अलग से लिखवा देता हूँ। देखो हमने बाकी चीज़ तो सबसे कर ही ली है कि मैनुअली होता है, बाकी
फोर में क्या होता है, बिल्ट इन होता है उसमें। फोर इच में हमें मतलब काउंटर मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम की कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में ना कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है, डाटा बन जाता है, जहाँ से ना एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। जस्ट मैं आपको वही लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट यही पूछा जाएगा कि एंट्री कंट्रोल लूप कौन से होते हैं। एंट्री कंट्रोल आपके लूप्स, तो आपके पास पता ही आपको कौन कौन से आते हैं। एक आपका वाइल बन जाता है, ठीक है, एक आपका वाइल बन जाता है और एक आपका कौन सा बन जाता है, फॉर लूप। कौन से बन जाते हैं ये दोनों, आपकी एंट्री कंट्रोल लूप। सेकंड नंबर पे आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है, तो आप सभी को पता है कौन सा आ जाएगा, सिर्फ हमारा ओनली सिर्फ डू वाइल लूप, ये कौन सा होता है, हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। थर्ड नंबर पे आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लूप है जो एक बार गारंटी देता है कि मैं एक बार एग्जीक्यूट होऊंगा ही होऊंगा। ठीक है, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन है वो वन टाइम मस्ट है। तो वो कौन सा लूप आता है, तो वो भी हमारा डू वाइल लूप आ जाता है। तो थर्ड, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं बोलूँ कि जो मैं फॉर ईच होता है ना, फॉर ईच लूप, वो हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एरे या फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हमें इसके साथ डील करना होता है तब हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। अच्छा सर, और क्या क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, तो एक क्वेश्चन पूछा आता है फोर का, तो ऐसे लिखा होता है फोर में और यहाँ पे लिखा होता है दो कॉलन, सिंपल और कुछ नहीं लिखा होगा, फॉर लूप लिखा होगा और यहाँ पे दो कॉलन लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इस टाइप का जो लूप आ जाता है ना, इस लूप को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि ये चलता ही रहेगा, आप इसको ना तो रोक सकते हो ना तो आप इसको कुछ कर सकते हो। तो इस टाइप के जो लूप्स होते हैं उनको हम इनफाइनाइट लूप बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना तो आपने कोई कंडीशन दे रखी है, क्योंकि अगर आप बात करो ना यहाँ पे, अगर आप फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में चलो आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, तो मान लेते हैं आपने वैल्यू कुछ दी है ना, या फिर कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो आपने ना तो उसके आगे कोई कंडीशन भी तो नहीं लगाई है कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो आप क्या कर दो, उसको उससे बाहर हो जाओ, उससे एग्जिट हो जाओ। तो यहाँ पे आपने कोई कंडीशन भी तो नहीं दी है, तो जब तक कोई कंडीशन होगी ही नहीं तो कंप्यूटर उसको चेक कैसे करेगा। तो जब तक कोई कंडीशन चेक ही नहीं होगी तो वो लूप बार 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 चलता रहेगा। तो जो इस टाइप का जो लूप है जो विदाउट एनी मतलब कंट्रोल के चलता रहेगा, तो वो किस टाइप का लूप बन जाता है हमारे पास, इनफाइनाइट लूप बन जाता है। उसको लिखने का ये छोटा तरीका होता है और ये एग्जाम में ना एक बार जस्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो फोर लूप को बताता है, ये मतलब इनफाइनाइट लूप को बताता है विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। तो ये वाला छोटा, क्योंकि मतलब वन डे एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी देखो और अगर कुछ इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं, तो जैसे ये पूछ रहे जाते हैं कि डू वाइल में जो कंडीशन होती है वो बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ना एग्जाम में कि जो हमारे पास ना डू वाइल होता है, डू वाइल में हम सेमी कोलन कहाँ यूज़ करते हैं, सेमी कोलन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब आपने डू वाइल का सिंटेक्स लिखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा जो हमारे पास वाइल, उसके आगे हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं ना, कंडीशन के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। तो कल का क्वेश्चन पूछ ही लिया कि आप बताओ कि डू वाइल में हम सेमी कोलन कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम वाइल के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइल के बाद हम क्या करते हैं, सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। अब देखो सेवन्थ अगर हम बात करते हैं फॉर ईच का, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बेसिकली लूप है जहाँ पे काउंटर नहीं चाहिए होता है हमें, वो ऑटोमेटिकली काउंटर्स को मैनेज कर लेता है। ठीक है, मतलब बात कर रहा हूँ कि काउंटर की मुझे नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट मतलब वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो वो कौन सा लूप आता है, ऑब्वियसली सर वो आता है फॉर ईच लूप, जिसका हमने ऊपर एग्जाम्पल भी देखा है ना। अब देखो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं एग्जाम में। बाकी मैक्सिमम हमने चीज़ें कवर कर ही ली हैं जो जो इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम में, तो उनको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है।
बाकी इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स अगर रहते होंगे तो उसको मैं कमेंट में कर दूंगा आपको मेंशन, पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लूप से पूछे जाते हैं। बाकी जो मैंने आपको चीज़ें वो वैसे लगवाई हैं एक बॉक्स की फॉर्म में, समरी की फॉर्म में, उसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी इसके अलावा आपको क्लासेस वगैरह कैसी लगी हैं उसके बाद थोड़ा फीडबैक वगैरह देते रहा करो। बाकी काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर और कितनी क्लासेस रहेंगी, तो अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं है, आपके थोड़े ही टॉपिक बचे हैं, तो हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करेंगे। मैंने ये लिखा कि ये मैक्सिमम 7 या 8 क्लासेस और लगेगी, उसके अंदर ही आपका जो सारा PHP की क्लासेस है उनको हम ख़त्म कर देंगे, टाइप कर देंगे सारा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।